दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका दोस्त वीरेंद्र त्रिपाठी फिर एक फॉरगेटिंग हीरो पर वीडियो बनाने के लिए उपस्थित हुआ है। आज हम उस फॉरगेटिंग हीरो के बारे में बात करेंगे। जानते तो सब लोग हैं, लेकिन उनको भूल बैठे। क्रांतिकारियों के सरताज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पर आज का वीडियो होगा। पंडित राम प्रसाद को कौन नहीं जानता है। अच्छी पर्सनालिटी, छोटे बाल, खड़ी खड़ी मूछें, देखकर ही कोई कह देगा कि हाँ, कोई यह नौजवान है। ढीली ढाली पर्सनालिटी नहीं थी। बनवार बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 में मैनपुरी में हुआ था। इनके पिता मुरलीधर और माता मूलमती देवी थी। इनका परिवार मूलतः मध्य प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन इनके दादा जो है वहाँ के लड़ाई झगड़े से तंग आकर के अपने परिवार को मैनपुरी में ले आए और यहाँ पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ। इनके जन्म से पहले इनका एक भाई था जो अकाल मृत्यु हो गई। ये भी जब जन्म लिए तो बड़े दुबले पतले थे और धीरे धीरे और इनकी हालत बिगड़ने लगी। तो कई लोगों से पूछा गया, मतलब मुल्ला से, मौलवी से, पंडित से, ज्योतिषी से, कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है आपके घर पर किसी बाहरी शक्ति की छाया हो, तो आप ऐसा कीजिए, एक सफ़ेद खरगोश इस बालक के चारों तरफ घुमा करके छोड़ दीजिए। यदि खरगोश मर जाता है तो समझ जाइए कि आपके घर पर जो है भारी बला है। मरता क्या नहीं करता, यह किया गया और करने के बाद जैसे चारों तरफ घुमा कर छोड़ा गया, थोड़ी देर बाद खरगोश मर गया। मतलब क्लियर हो गया कि घर में कोई बाहरी बुरी शक्ति प्रवेश की हुई थी। बालक का स्वास्थ्य सुधरने लगा, धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे और यह जो है खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। इनके पिताजी इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हिंदी से शुरू किया। क ख ग घ जो कि वर्णमाला है, एक जगह मैंने पढ़ा है दोस्तों कि ऊ नहीं बोलते थे और न लिखते थे। पिताजी ने बहुत बार एक दिन को कहा, ऊ क्यों नहीं करते हो? कहा, ऊ से उल्लू होगा और मैं उल्लू पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं उल्लू हूँ नहीं। पिताजी ने 2-4 हाथ और मारा। पिताजी इनको बहुत पीटते थे। उसके बाद जो है ये उर्दू पढ़ने के लिए बगल में मुल्ला जी के पास गए, वहाँ पर पढ़े। इनका नाम लिखा दिया गया। कक्षा 8 तक ये फर्स्ट पास हुए, लेकिन उर्दू में ये 8वीं में 2 बार फेल हुए, तो बड़े निराश हुए और उर्दू इन्होंने छोड़ दिया। इनका संबंध इनकी माताजी से बहुत अच्छा था। माताजी मूलमती देवी जो थी, जो ये बालक कहते थे वह माताजी कर देती थी। तो माताजी चाहती थी, इन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। पिताजी बोले कि नहीं, अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे। लेकिन माताजी की जिद के आगे पिताजी को हार माननी पड़ी और इंग्लिश मीडियम में इनका नाम लिखा दिया गया। एक कक्षा 8 तक जो है इंग्लिश पढ़े। दोस्तों, एक कहावत है, होनहार बिन वाके होते है शिखरी पात। जिसको जहां जाना है प्रकृति अपने आप पहुंचा देती है। उसको हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। उसके ब्रेन में वह चीज पहले से ही, एक बरगद का छोटा सा बीज होता है ना, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन समय आने पर विशाल बरगद या पीपल का पेड़ जो होता है वह तैयार हो जाता है। उसी तरह से इनके शरीर में वो चीज था आगे बढ़ने के लिए, क्या करने के लिए, तो विकास होता चला गया। ये जो है बचपन में बड़े उद्दंड थे दोस्तों। सिगरेट भी पीते थे, भांग भी खाते थे और पैसे के लिए चोरी भी करते थे। तो ये जब 18 वर्ष के हुए तो इन्होंने सुना कि लाला हरदयाल के भाई हृदयनाथ का जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में पकड़ लिया गया था और उनको फांसी की सजा हो गई थी। लेकिन फांसी हुई नहीं, आजीवन कारावास 1918 में किया गया था और उसके बाद 1920 में छोड़ दिया गया। जब पंडित जी को यह बात पता चली तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने उस पर एक कविता लिख डाली। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर यह आर्य समाज से जुड़ गए और आर्य समाज में जाते थे और सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के किताब को बड़ी गहराई से उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद जो है यह जब
फांसी वाली सजा सुने थे तब भी इनके मेरा शीर्षक जो है, मेरा जन्म शीर्षक पर उन्होंने कविता और लिखी। यह कवि थे, कहानीकार थे, शायर थे, ट्रांसलेटर थे। ये बंगाली किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते थे, हिंदी में भी कर लेते थे, उर्दू में भी कर लेते थे। पढ़े थे कक्षा 8। मुझे ताज्जुब होता है कि वैसा ब्रेन हमको क्यों नहीं मिला, नहीं तो मैं भी कुछ होता। लेकिन प्रकृति का खेला है, जो बहुत तेज उठते हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं। मात्र 30 साल की उम्र में इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। और इस जो अंग्रेज सरकार थी यहाँ पर शासन करने के लालच में ऐसे ऐसे वीर सपूतों को फांसी के फंदे में झुला दिया, जो बेचारे अभी तक शादी नहीं किए थे, जीवन का कोई बहार नहीं देखे थे। उन्हीं लोगों की कुर्बानी से आज हम वीडियो बना रहे हैं, आप देख रहे हैं, लाइटें जल रही हैं। न होते न हम आज आपके सामने होते। चलिए, उसके बाद यह जो है मातृ देवी नाम का इन्होंने एक संस्था बनाया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। धन की कमी हुई क्योंकि इनके पास कोई धन तो था नहीं। पिताजी के बक्से से एक बार चोरी कर रहे थे, भांग खाए हुए थे, तो नशे के कारण से बक्से को ठीक से नहीं खोले। अब बक्से की कुंडी जो खट से गिरी और इतने में इनकी माताजी जग गई और इनकी चोरी पकड़ी गई। इनके पिताजी ने शक्ति दिखाई, ये चोरी करके उर्दू शायरी की किताबें खरीदते थे और उसको पढ़ते थे। जिससे ये उर्दू की किताब खरीदते थे, ये उनके पिताजी का दोस्त था और दोस्त होने के नाते उसने बता दिया इनके पिताजी को, मुरलीधर को। मुरलीधर ने इनको बहुत पीटा और उसके बाद जो है बक्से का ताला जो है बदल दिया गया। अब जो है दोस्तों, अब ये दूसरे से किताब लेकर पढ़ने लगे। सिगरेट भी पीते थे, भांग भी खाते थे। तो कहने मतलब है नशा इनके पास था। पर एक बार किसी ने उनको एक पंडित जी से मिलवाया और पंडित जी का प्रभाव इन पर ऐसा पड़ा कि इन्होंने चोरी छोड़ दी, भांग छोड़ दी। उसके बाद योग करने लगे, कसरत करने लगे और अपने ब्रह्मचर्य का उन्होंने पालन रखा और शरीर को ये सुधारते गए और एक अच्छे पहलवान की तरह से लुकआउट इनका बन गया। इन्होंने 2 खड़े केस में भाग लिया है, एक मैनपुरी का और एक काकोरी का। यह लिखते थे कविताएं देश प्रेम के लिए, अंग्रेजों को कैसे भगाना है, उनके अत्याचार के बारे में, उसको छपवाते थे और बेचते थे। 1916 में लाला लाजपत राय लखनऊ आ रहे थे। तो कांग्रेस जब दो प्रकार के थे, एक नरम दल के और एक गरम दल के। तो जो नरम दल वाले थे वह चाहते थे कि लाला लाजपत राय की शोभा यात्रा लखनऊ में न निकले। उसमें पंडित जी लखनऊ में थे। उन्होंने कुछ सहयोगियों के साथ लखनऊ में तिलक का जो है भव्य जुलूस निकाला, जिससे उस समय के मौलाना एक थे जो वकील थे, वह इनसे नाराज हो गए और एक बनवारी लाल था, वो भी जो है इनसे नाराज हो गया, जिनके साथ थे। यह बेचारे जो है 1918 में 3 डकैतियां डाले और 3 डकैती डालने पर उसमें रईसों के घर में डाले थे, तो उसमें एक एक इनका साथी शहीद हो गया। तो इनको इतना दुख हुआ कि मैं जो है डकैती नहीं डालूंगा, क्योंकि अपने ही लोगों के ऊपर डकैती डालो और फिर जो है अपना ही आदमी शहीद हो जाए। तो इनकी माँ कहती थी कुछ भी करो बेटा, पर हत्या नहीं करना। तो पंडित जी ने कभी भी हत्या नहीं की। यह कहानी लिखते थे, बम्पलेट छपवाते थे और उसके बाद जो है उसको बेचते थे। जो पैसा मिलता था उस पैसे से ये अपने संगठन को चलाते थे। 1920 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ जिसमें लाला लाजपत राय आने वाले थे। एक शाहजहांपुर के कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि के रूप में यह कलकत्ता गए, लाला लाजपत राय से मिले, अपनी कविताएं, अपने लेख, अपने जो भी था उनको दिखाए और उन्होंने एक प्रकाशक से कह करके इनकी छपवा दी और उसकी प्रतियां बेच करके पैसा इकट्ठा करते थे।
उसके बाद ये अपना जब मैनपुरी खरीद केस में पर्चे बांटे जा रहे थे, इनकी किताबें छपी हुई थी, किताबों को अंग्रेज सरकार ने बैन कर दिया और जो जो पर्चा बांट रहे थे उनको जो है अंग्रेजों ने पकड़ लिया। ये वहां से भाग के दिल्ली गए, दिल्ली में भी अपना पर्चा बांटना चाहते थे। एक रात पुलिस ने पता कर लिया कि कहाँ पर हैं, छापा डाला, सारे पकड़े गए, लेकिन पंडित जी वहां से फरार हो गए। अंग्रेजों ने पीछा किया, दिल्ली में जमुना नदी है, वह सीधे उस पर कूद पड़े और तैर करके आज जो नोएडा है उस पार आ गए। पुलिस वालों ने समझा कि राम प्रसाद बिस्मिल जो है मारा गया। इनका नाम राम क्यों पड़ा, राम प्रसाद क्यों पड़ा? इनके पिताजी जो है रामचंद्र भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए इनका नाम राम प्रसाद रखा गया। लेकिन बिस्मिल क्यों रखा गया? यह जो है छम्ब नाम से अपनी कविताएं, अपने लेख को छपवाते थे और देश में बंटवाते थे, जिसे अंग्रेज न जान सकें कि इसका लेखक कौन है। कोई लोग इनको ब्राह्मण कहते हैं, कोई राजपूत कहते हैं। चलिए कोई बात ना हो, यह शेर तो था ना हिंदुस्तानी, और इसी शेर ने बिस्मिल अजानी का लिखा हुआ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए का दिल में है। ये हमेशा गाते रहते थे। लोग कहते थे तो बिस्मिल लिखा है, लेकिन बिस्मिल नहीं लिखा है, लेकिन गाया इन्होंने था। ये शेर से डरते नहीं थे, जिस काम को ले लेते थे उसको पूरा करते थे। उसके बाद ग्रेटर नोएडा उस समय पूरे बबूल के पेड़ थे, पूरे। आज भी आप दिल्ली जाएंगे तो जमुना नदी के किनारे पूरे बबूल के ही पेड़ मिलेंगे और चारों तरफ उसमें आ गए। किसी गांव में जाकर के हल भी चलाए, मजदूरी भी किए, छुपे रहे, अंडरग्राउंड रहे। जब 1918 में जितने क्रांतिकारी पकड़े गए थे मैनपुरी खरीद केस का, 1920 में उनको सबको माफ कर दिया गया, केस खत्म कर दिया गया, छोड़ दिया गया, तो ये फिर शाहजहांपुर आ गए और उसी के बाद एक कलकत्ता अधिवेशन में गए थे। अब जो है यह कपड़े की दुकान खोल लिए, क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे, लेकिन अंग्रेजों के नजर में न आए, यह कपड़े की दुकान खोल लिए। अब बनवारी लाल इनका एक सहायक हो गया, लेकिन जब गांधी, बनवारी लाल ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सारी जो है घटना को अंग्रेजों को बताया। यही वो गद्दार था, डरपोक था। आप अपने पार्टी में शेरों को लीजिए, डरपोकों को मत लीजिए। बनवारी लाल, कुछ लोग तो बहुत बढ़ चढ़ करके बोलते हैं कि भैया मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन दोस्तों जब समय आता है तो ये कुछ भी नहीं करते हैं और नहीं तो टूट जाते हैं, और बची खुची जो भी इनकी जानकारी होती है वो सब जो है सरकार को बता देते हैं। तो बनवारी लाल इसके साथ कपड़े की दुकान में साझेदार बन गया, और जो क्रांतिकारियों का गठन था उसके पैसे का लेखा जोखा बनवारी रखता था। बनवारी एक बार उसमें कुछ गमन कर दिया, तो गमन कर दिया तो इसको जो है कांग्रेस कमेटी से निकाल दिया गया। जब गांधी जी 1916 में लखनऊ आए तो बनवारी ने गांधी जी से कहा कि हमको निकाल दिए हैं। गांधी जी ने कहा कि अरे छोटी मोटी चीज़ों के लिए मतलब आपस में नहीं लड़ते हैं, और समझौता करा दिया। और बनवारी लाल फिर इनके साथ ऐसा चमचागिरी करने लगा, इतना इनको विश्वास में ले लिया कि जितने राज्य थे पंडित जी जानते थे और दूसरा बनवारी जानता था। अब धन की कमी पड़ने लगी। धन आए कहाँ से? लोग जो थे इनको धन देते नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों को भी पता चल गया कि धन इन्होंने दिया है तो अंग्रेजों को पकड़ लेंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज बताऊं मैं, आज हमारे भारत में कोई घटना होती है, मुझे शर्म लगता है या दुख भी होता है कि उस घटना को पुलिस पर्दाफाश नहीं कर सकती है। पर एक बार डीजीपी विक्रम सिंह जो उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने कहा था कि पुलिस चाहे तो एक दिन में घटना को कर देगी उजागर, लेकिन पुलिस उजागर करने के लिए ऊपर से आदेश नहीं मिल पाता है। पुलिस तो ऐसी चीज है कि कोई भी बच नहीं पाता। अतीक अहमद हमारे यूपी के थे, बहुत बड़े गुंडे थे, सबको लूटते थे, हत्याएं करते थे,
और पुलिस ने उनको पकड़ लिया। यहाँ तक कि पुलिस कस्टडी में मारे गए। तो चलिए वो बात नहीं है, तो बीच में आ गई बात। तो पुलिस जो है उस समय इतनी तेज थी कि क्या कहा जाए। लेकिन दोस्तों पुलिस थी कौन? अंग्रेज पुलिस तो अपने बैरकों में रहती थी। अंग्रेज पुलिस में हमारे जैसे उसमें रहते थे, हमारे जैसे इंस्पेक्टर रहते थे, और वह तगमा पाने के लिए और नोट की गड्डियों पर सोने के लिए हम ही को पकड़ते थे, हम ही को शूट करते थे। और कुछ वकील भी थे जो ऐसे थे जो इतनी तगड़ी पैरवी करते थे कि एक भी क्रांतिकारी बचने न पाए, या तो फांसी हो जाए या जीवन कारावास हो जाए। अब जब इन्होंने ये डकैतियां डाली तो उसमें इनके एक आदमी शहीद हुए और बरमौली कांड भी हुआ था। तो आजाद ने सोचा कि क्यों न हम सरकार का खजाना लूटें और उससे अपनी गतिविधियां चलाएं। 8 अगस्त 1925 को आजाद के घर पर 8 अगस्त 1925 को बिस्मिल जी के घर पर क्रांतिकारी संगठन के लोग इकट्ठे हुए। वहां पर बात चली कि सरकारी खजाना लूटा जाए, और कल जो सहारनपुर से पैसेंजर लखनऊ जाती है उसमें जो है खजाना है, जो बक्सा होता है उसमें चमड़े के थैले में पैसे रखे रहते हैं, और उसको लूट लिया जाए और अपना संगठन चलाया जाए। 9 अगस्त को 10 आदमी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे, बिस्मिल भी थे, राजेंद्र सिंह थे, ठाकुर मोहन सिंह थे, बनवारी लाल थे, अशफाकुल्ला थे, ये सब लोग उस ट्रेन में सवार होने के लिए आए। तो कुछ लोग 3rd क्लास में बैठे और 3 लोग 2nd क्लास में बैठे। उस समय 2nd क्लास भी होता था, क्योंकि 3rd क्लास में यदि जंजीर खींचे तो गाड़ी न रुके, तो 2nd क्लास में जो बैठे थे वो जंजीर खींच सकते हैं और गाड़ी रुक सकती है। जैसे ही ट्रेन काकोरी स्टेशन से आगे बढ़ी, उस समय जैसे ही चैन खींच दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं उस समय आबादी कम थी, जंगल झाड़ी बहुत ज़्यादा होते थे। तो ऐसी जगह पर चैन खींची गई जहाँ पर आवागमन का साधन कम हो, अंग्रेज के सिपाही ना आ सके, और रात का समय था। चैन खींच दिया, गाड़ी रुक गई और फटाफट 10 वीर उतरे और हवाई फायर करने लगे और जनता को बता दिए कि जनता ने सोचा कि ट्रेन लूटी जा रही है। उन्होंने कहा हम ट्रेन नहीं लूट रहे हैं, हम गवर्नमेंट का सरकारी खजाना लूट रहे हैं। दोस्तों उसके बाद गार्ड को कवर कर लिया गया, बक्से को नीचे उतारा गया, लेकिन बक्से में ताला था, वो खुल नहीं रहा था। अशफाक उल्ला जी जो है, उनके पास एक माउजर थी, जर्मन की थी, उन्होंने मनमथनाथ गुप्ता को पकड़ा दिया और हथौड़ा लेकर के ताले को तोड़ने लगे। और जो 10 लोग थे हवाई फायरिंग करते रहे कि जिससे कि इस कार्य में कोई बाधा ना हो। मनमथनाथ गुप्त जो है, जो माउजर था, उसको ऐसे देखते रहे, फायरिंग हो रही थी, उन्होंने भी ट्रैगर दबा दिया और एक मुस्लिम व्यक्ति जो यात्री था उसको जाकर गोली लगी और वहीं पर वो बेचारा एक्सपायर हो गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब बक्से को तोड़ दिया गया। एक चद्दर में फटाफट, जो चमड़े के बैग में पुराने लोग देखते हैं, आज भी स्टेशन पर आप देखिए, जो सरकारी पैसा होता है उस चमड़े के बैग में बांध करके और गार्ड को दे दिया जाता है। वो ले लिए, चद्दर में बांध कर लोग चले। लेकिन एक बनवारी लाल जो साथ में था, उसकी चादर जो है वहीं पर छूट गई। उस समय चादर जो है लॉन्ड्री में धुलते थे, जैसे भी धुलते हूँ, जो धोबी धोता था उसका मुहर लगा रहता था। दूसरे दिन पुलिस पहुंची या उसी समय तत्काल रात को पहुंची और वहां पर कुछ मिला नहीं, पर बनवारी लाल का जो है चादर मिला। बनवारी लाल के चादर पर जिस धोबी ने धोया था उसका मुहर लगा हुआ था। ये जो है आप जानते हैं कि इस कांड के लिए स्कॉटलैंड की पुलिस को लगाया गया कि ये पता करें कि मतलब
ये कौन कौन थे, और स्कॉटलैंड की जो बहुत ही मानी हुई सिक्योरिटी पुलिस है, इंटेलिजेंस है, वो लगी। चद्दर पर उस धोबी का निशान था, उसके पास पहुंचे, धोबी से पूछा गया कि ये चद्दर किसका है, किसका धोए हो। उन्होंने कहा बनवारी लाल का है। बनवारी लाल को पकड़ लिया गया। बनवारी लाल को धमकाया गया कि यदि तुमने नहीं बताया साफ साफ तो तुमको बहुत यातनाएं दी जाएंगी और तुम्हारी जीवन को बर्बाद कर दिया जाएगा, फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, तुम्हारे परिवार को भी तोड़ दिया जाएगा। बहुत कुछ कहा अंग्रेजों ने, तो बनवारी लाल टूट गया। वही बनवारी लाल कपड़े के साथ उनके व्यापार करता था। और उसके बाद जो है, जब 1921 में जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया, तो वो गोरखपुर में जो चौरी चौरा है, वहां पर 22 पुलिसकर्मियों को हमारे देशवासियों ने जिंदा जला दिया। इसकी कहानी में भी आपको बताऊंगा क्यों जलाया, क्या हुआ। तो गांधी जी घबरा गए कि ये असहयोग आंदोलन था, ये तो हिंसात्मक आंदोलन हो गया। हमारे पास क्या साधन है जो हम अंग्रेजों से हिंसा पर लड़ सकेंगे, और नहीं तो लाखों करोड़ों में हम मारे जाएंगे। उनके पास तो बंदूकें हैं, हमारे पास, हमारे देश के तो है नहीं। हथियार कम पड़ेगा विदेशों से, फिर अपने देश से मंगा लेंगे। जैसे 1857 का गदर हुआ था, विद्रोह हुआ था, और 1 साल के अंदर अंग्रेजों ने पूरा कवर कर लिया था हर जगह से, और कितने लोग मारे गए। इतिहास में यदि कोई विद्यार्थी है तो जानता है उस बात को। तो गांधी जी नरम दल के थे पर बुद्धिमान थे। उन्होंने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जब 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, वकील, डॉक्टर, विद्यार्थी, कर्मचारी, सब लोग जो सरकारी में थे, सब लोग नौकरी से त्याग पत्र दे करके आंदोलन में लग गए। अब 22 में जो है वापस हो गया। तो अब जो स्कूल छोड़ दिए थे, वकालत छोड़ दिए थे, डॉक्टरी सरकारी छोड़ दिए थे, अब वो कहाँ जाए भाई, रोजी रोटी तो चाहिए ना। आंदोलन भी नहीं चला, नौकरी भी छोड़ दी गई, तो कहाँ जाए। तो उनमें से जो नौजवान थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, उनको बहुत गुस्सा आया और गांधी के विचारों से असहमत हो गए, और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष हमारे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। बहुत से लोग जुड़े। तो अब देखिए उनकी पुलिस कितनी तेज थी दोस्तों, कि अब हम क्या बताएं। 9 अगस्त 1925 को ट्रेन लूटी गई काकोरी स्टेशन के पास, और 25 सितंबर को 40 लोग, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, पकड़ लिए गए। मैंने 3 दिन से मेहनत किया है कि कहां कहां से लाऊं, कुछ नाम भी दिमाग से उतर गया है। तो राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। वो हथियार खरीदने के लिए अपनी माँ से पैसे भी मांगे, कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी। ग्वालियर गए, वहां पर एक मौजर बेचता था, माँ से 125 रुपया लिए, 70 रुपये में मौजर लिए, जब उसकी मारक क्षमता 10-12 फुट ही थी। तो कहानी किसी की जीवनी जो है बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन हम मेन पर चलते हैं। तो मैं कह रहा था कि 25 सितंबर को 9 अगस्त से 9 अगस्त एक महीना, और उसके बाद 15-16 दिन और ले लीजिए, मतलब 1.5 महीने में स्कॉटलैंड की पुलिस ने सबको पकड़ लिया। और पुलिस ने सबसे पहला काम क्या किया, स्कॉटलैंड की पुलिस ने इनाम छाप दिया इंक्रांतिकारियों के खिलाफ। जो पकड़वाएगा उसको इतना इनाम मिलेगा। तो इनाम के चक्कर में तो भैया हम लोग तो बहुत ही एडवांस है। चाहे देश चूल्हे भाड़ में जाए, इनाम मिल जाए तो देश के खिलाफ अब कुछ भी काम कर सकते हैं। बहुत लोग पकड़े जाते हैं दिल्ली में आज भी, जो पाकिस्तान को हमारे दस्तावेज देते हैं। उन्होंने देखा नहीं है ना, जो आज दस्तावेज देते हैं वो गुलामी देखी नहीं है। उनके दादा परदादों ने देखा है कि अंग्रेजों के सामने हम खड़े बैठ नहीं सकते थे, खड़े होने तो बात ही छोड़ दो यार। वो तो राजाओं से भी खतरनाक थे। राजा तो हमारा था, हमारी प्रजा की देखभाल करता था। वो तो सिर्फ डू एंड डाई, मतलब करो और मारो।
यदि किसी ने थोड़ी भी गलती की तो शूट कर दो। उनका क्या, उनके ऊपर कौन केस चलाएगा? और उनके चमचे तलवे चाटने वाले हमारे हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे लोग थे जो राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ से मिलने गांव जगह कब आते हैं, उनमें से सिक्योरिटी दिया और पकड़े गए पंडित जी। क्योंकि पंडित जी को कौन पहचानता है? भगत सिंह को कौन पहचानता है? भगत सिंह तो सीधे सबले बम पे करके अरेस्ट हुए थे। चंद्रशेखर आजाद को कौन पहचानता है? अंग्रेज का लॉर्ड वाइस चांसलर तो पहचानता नहीं है, बड़े बड़े अधिकारी तो पहचानते नहीं है। चंद्रशेखर आजाद पंडित जी को तो हमारे जैसे ही जो उनके साथ रहे थे, जो उनके संगठन में काम किए थे, वो अच्छी तरह से पहचानते थे। और संगठन का ही आदमी ने उनके जब वो माँ से मिलने जाते थे तो बता दिया कि इस तारीख को आते हैं, और पुलिस ने पकड़ लिया। अब पुलिस भी हमारी थी। और वकील जो वकील थे जगत नारायण मुल्ला ने जब ये पकड़ लिए गए पंडित जी और जेल में बंद कर दिए गए, लखनऊ आप लोग देखे हैं, और लखनऊ में जो जीपीओ है वहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती थी, मेमोरियल हॉल होता था, और उसमें अंग्रेज लोग पार्टी करते थे, पिक्चर देखते थे, वो करते थे। वहीं पर अदालत तैयार किया गया और सेंट्रल जेल में लोग बंद थे। 1.5 साल तक केस चला, 18 महीने तक केस चला। और एक बार जज ने पूछा, मिस्टर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ? कि पंडित मिस्टर राम प्रसाद बिस्मिल, आपने किस विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री ली है? क्योंकि इतना जोरदार इन्होंने बहस किया था कि वहां जो जगत नारायण मुल्ला थे, मतलब उनकी बोलती बंद हो गई, और उन्होंने एक से एक दलील दे करके इन क्रांतिकारियों को फांसी दिलवाने के लिए भरपूर कोशिश की, और किया, और हुआ भी। थोड़ा भी दया नहीं आया कि यह देश को आजाद कराने वाले सिपाही है, यह अपने लिए डकैती नहीं डाले, देश को इन अंग्रेजों को कैसे भगाए। कुछ लोगों की रोटी बड़ी अच्छी सिकती थी कि अंग्रेज रहेंगे और हम यहाँ पर हेडमास्टर बने रहेंगे, लोगों को डराते रहेंगे। क्योंकि हमारे जो सरकारी मुलाजिम थे, सबको नहीं कहता हूँ, कुछ ऐसे थे कि गांव का गरीब जाता था और अपनी देसी भाषा में, दुभाषीय जो होते थे अपनी गांव की भाषा में कहता था। यदि कहता था कि सरकार मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे रियायत कर दिया जाए, मैंने ऐसा नहीं किया, तो दुभाषिया कह देता था अंग्रेज से, सरकार कह रहा है कि मैं कभी नहीं सुधरूंगा, अरे हमारा क्या उखाड़ेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ना है। अब सोचिए, अब अंग्रेज अफसर जो अंग्रेजी में जो बोलते थे, तो वो जो है उस बात को उस गांव वाले को सुनाता था कि कहा कि तुम्हारे ऊपर इन्होंने 25,000 रुपया जुर्माना लगाया है, तुम दो नहीं तो तुमको फांसी हो जाएगी। अब वो गरीब आदमी रिक्वेस्ट करता था अपने हिंदी भाषा में, जो भी लोकल भाषा में, दुभाषिया अंग्रेज को कुछ और समझाता था, अंग्रेज कुछ और कहता था, ये कुछ और करते थे, बीच में मलाई काटता था। ऐसे नहीं हम 741 साल गुलाम रहे हैं, 1206 में हम गुलाम हुए और 1947 में हम आजाद हुए। मोहम्मद गोरी जब आया था, यदि तराइन के जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान से, उस एरिया के सारे लोग मिल करके पत्थर, डंडा, लाठी, दराती, जो भी हथियार था लेकर दौड़ गए होते, तो मोहम्मद गोरी रात को रुक करके सुबह पृथ्वीराज चौहान से कभी भी जो है युद्ध नहीं करता, उसको रात को भी भागना पड़ता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम कभी संगठित नहीं हुए। उसी तरह से जगत नारायण मुल्ला जो थे, वह पूरी कोशिश किए कि राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में सारे लोगों की फांसी हो जाए या आजीवन कारावास हो जाए। तो जब अंग्रेज जज ने पूछा कि राम प्रसाद बिस्मिल, फ्रॉम विच यू हैव, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ, तो पंडित जी मुस्कुरा करके बोले, किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर फॉर एनी डिग्री। मतलब जो किंग मेकर है, राजा बनाते हैं, उनको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। और एक मिश्रा जी वकील के लिए
हृदय नारायण मिश्रा को वकील बनाया गया था, पर वो कमजोर वकील थे, इन्होंने लेने से मना कर दिया और अपने पूरी केस की पैरवी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने ही की। जब इनको फांसी की सजा सुना दी गई, कुछ वकील गवर्नर जनरल के पास ले गए, लेकिन छूट नहीं मिली। फिर प्रिवी काउंसिल में गए नहीं, फिर इंग्लैंड में इनका केस गया, और जब इंग्लैंड में इनका केस गया तो वहां के जो जज थे और जो रानी के सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल बहुत ही खतरनाक आदमी है, यदि इसको छोड़ दिया गया तो इससे भी बड़ी एक कार्रवाई कर सकता है, इसलिए जो है इसको माफ न किया जाए। फिर जज ने जो फांसी दिया था उसने भी कहा कि जो 128 पेज के पन्ने थे, यदि इनमें से कोई माफी मांग ले लिखित रूप में कि आगे से हम ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो हाई कोर्ट में ये अपील कर सकता है और उसको छूट मिल सकती है। लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया और 40 लोग पकड़े गए थे। 10 जो है मेन थे और ये 10 के ऊपर मुकदमा चला। तो राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लोहड़ी को, अशफाक उल्ला को और ठाकुर मोहन सिंह को फांसी की सजा हुई। कुछ को आजीवन कारावास की सजा हुई, कुछ को 10-10 साल की सजा हुई, कुछ को 5 साल की सजा हुई, मतलब सजा हुई। राम प्रसाद बिस्मिल जो लखनऊ में केस चल रहा था, फांसी के समय इनको गोरखपुर में ला दिया गया, किसी को कहीं फांसी हो गई। उसके बाद वो बिल्डिंग 1900 जो जीपीओ है लखनऊ में, जीपीओ पार्क आप हजरतगंज के पास देखे होंगे, तो वहाँ पर जो है उस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया और एक नई बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनवा दी। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस ने वहाँ पर गांधी जी की एक मूर्ति लगा दी। लेकिन जब कांग्रेस की सत्ता हटी, जनता दल आई, जनता पार्टी, तो उन्होंने जो है जितने क्रांतिकारियों पर केस चला था, एक मेमोरियल स्तंभ खड़ा कर दिया और उस पर उनका नाम लिखवा दिया। 19 दिसंबर 1927 को फांसी के दिन तय हुआ। पंडित जी 18 अगस्त तक, 16 से 18 अगस्त तक किताब लिखते रहे और अपने दोस्तों से लिख करके कागज भिजवाते रहे कि अरे कुछ करना है तो करो, जब मैं चला जाऊंगा तो मुझे छूने से क्या फायदा। पंडित जी बहुत उदास हुए क्योंकि देश साथ नहीं दिया, बहुत लोग किनारा ही कसे रहे। यदि एक बार लखनऊ की जनता या गोरखपुर की जनता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कह करके यदि धावा बोल देती जेल पर, तो पंडित जी को छुड़ा लिया जाता। लेकिन पंडित जी मरना नहीं चाहते थे, ये छूट करके और गतिविधियां करना चाहते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि इस साम्राज्य का अंत करना है। लेकिन नहीं, दुर्भाग्य है, हम इतने बहादुर तो हैं नहीं। इसलिए मैं कहता हूं इतिहास पढ़ो। मैं इसीलिए फॉरगेटिंग हीरो पर बना रहा हूं। अपने अंदर जो 2 पैसे का लालच है दोस्तों, उसको छोड़ो, फॉरगेट करो। ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से जियो और अपना जीवन यापन करते हुए ऊपर निकल जाओ, क्योंकि गद्दारों का नाम आज भी इतिहास में आ जाता है। 18 दिसंबर 1919 को इनके पिताजी मिलने आए, पर अपनी पत्नी को नहीं लाए थे, क्योंकि बेटे का दुख देख करके मां नहीं संभाल पाएगी। लेकिन जब पंडित मुरलीधर आए जेल में मिलने के लिए, तो देखा मूलमती की पत्नी इनसे पहले ही आकर के जेल के पास है। पंडित जी अपनी मां को देखकर रोने लगे। मां ने कहा कि रो मत, तुम वीर सपूत हो। और कहा नहीं मां, मैं मौत से नहीं डरता हूं, मेरे कार्य अधूरे रह गए और तेरी ममता से दूर जा रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं। क्योंकि माँ को बहुत प्यार करते थे और माँ भी उनको बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो खरगोश वाली कहानी है ना, वहीं से इनके परिवार में लोग 8-9 लोग पैदा हुए थे।
और ज़्यादा लोग मर गए, कुछ ही लोग बचे। 4 बहनें थी और 5 भाई थे, जिनमें से एक लड़का इनका पहले मर गया था, बाद में भी मरे। उसमें बीमारियां भी दोस्तों बहुत जो थी, आए जा काल रहा, दवाइयाँ थी नहीं, लोग पैदा कभी भी फैमिली आप प्लानिंग का केस था नहीं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, यही जिंदगी था। आज जैसा नहीं है। सुबह 6:30 बजे 19 दिसंबर 1919, देखिए 19 दिसंबर 1919 को इनको लाया गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में करते हुए आए। फांसी के फंदे के बाद कुछ मंत्र पढ़े। यह भगवान की अच्छी पूजा करते थे, जो पंडित से मिले थे, इनके अंदर परिवर्तन हो गया था। और 6:30 बजे फांसी पर अंग्रेजों ने इनको लटका दिया, फंदे पर एक झूल गए। उस समय पूरा गोरखपुर उमड़ गया था जेल के पास। मेन गेट जो जेल है, उस समय कौन था मेन गेट तो नहीं जानता हूँ, आज का जेल का तो गेट देखा हूँ मैंने। सारी जनता इकट्ठी हो गई और पंडित राम प्रसाद जिंदाबाद का नारा लगाने लगी। तो अंग्रेज देखे कि कहीं बहुत ज़्यादा गदर न हो जाए, तो जहाँ पर फांसी दी गई थी वहाँ के जेल का जो चारदीवारी था उसको तोड़ करके इनके माँ बाप वहीं पर थे, उनके शरीर को उनको दे दिया गया। इनकी अर्थी सजाई गई वहीं पर और फूल मालाओं से कर करके पूरा गोरखपुर में घुमाया गया। सबके आंखों में आंसू था और यहाँ के जो लोग शहरवासी थे, अपने जब उनकी डेड बॉडी शव यात्रा निकाली गई तो फूलों की माला वर्षा, पैसों की वर्षा किए और गोरखपुर में राजघाट है, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद कहानी चंद्रशेखर आजाद की शुरू होती है, मैंने बता दिया। तो दोस्तों, मैं फिर बार बार कहता हूँ, कभी भी गद्दारी नहीं करना, देश के साथ गद्दारी नहीं करना। पहले तो कुछ ऐसा गलती काम करना ही नहीं, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं हम लोग का, बड़ा लिमिटेड है। अरे मलाई खा लो और चाहे रोटी सूखी खा लो, गले के नीचे जब चला जाएगा ना, सब बराबर हो जाता है। झूठ का आन बान शान दिखाने की जरूरत नहीं है। हम जो इस कुर्सी पर बैठे हैं ना, जो तिरंगा लहरा रहे हैं ना इधर पीछे, ऐसे नहीं मिला है। इसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का खून है, चंद्रशेखर आजाद का है, मंगल पांडे का है, असफुल्ला खां का है, राजेंद्र लोहड़ी का है, रोशन सिंह का है। कितने जितने वीर सपूत हैं, करोड़ों मरे हैं, करोड़ों, तब जाकर के झंडा हमको मिला है। तो इस झंडे की शान रखना और कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं करना। सरकारें आती हैं, सरकार के जाती है, वो सरकार से भी कहूंगा कि जो झंडा फहराते हो लाल किले पर, चाहे जवाहरलाल नेहरू फहराए हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री फहराए हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, चाहे इंदिरा, चाहे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी फहरा रहे हैं, ये फहराने का जो मौका जिसको मिला है ना, इसमें उन वीर सपूतों का खून मिला हुआ है। आप का तो खून नहीं मिला है, लेकिन वीर सपूतों का खून है। इसकी जरा वो करो, क्योंकि हमको भी जाना है एक दिन, आपको भी जाना है, सबको जाना है, मृत लोक है। ऊपर कोई है ना जिसने भेजा है, भेजा है जिन्होंने इस जमी पर, भेजा है जिन्होंने इस जमी पर, वही वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो हम यहाँ भेजे गए हैं और समय फिक्स लिमिटेड के लिए भेजे गए हैं कि मानव जो धर्म है उससे काम करते हुए और ऊपर हमको जाना है। यहाँ नहीं कि मलाई लूटना है। अरे मलाई लूटोगे तो वहां पर मलाई निकाल दी जाएगी। जो स्वर्ग और नर्क है, किसी ने कहा, मैंने फिलॉसफी भी पढ़ी है, कि जो पंडित लोग कहते हैं कि स्वर्ग में ऐसा है वैसा है, क्या कभी वो स्वर्ग देखे हैं? एक मिनट के लिए जो वर्णन करते हैं, आज गुरु शंकराचार्य ने उसका जवाब दिया है। चारवाक ने बात कहा था, आज गुरु शंकराचार्य जवाब दिया है कि स्वर्ग को देखने के लिए ये आंखों की जरूरत नहीं पड़ती है, वह एक अलग तपस्या करनी पड़ती है और उससे स्वर्ग देखा जाता है। लोग कहते हैं कौन देखा है? अरे बुराई करना तो यार सबसे अच्छी चीज है, आसान चीज है, लेकिन किसी की अच्छाई ढूंढ करके देखो। मैंने ये वीडियो बनाने के लिए 3 दिन से कार्यरत हूँ, फिर भी इसमें बहुत सी चीजें मैं भूल गया, मेरे से छूट गया। मेरे पास तो कोई कैमरामैन है, न मेरे पास कोई असिस्टेंट है, मैं ही
मोबाइल को लगाया हूँ, मैं ही बटन दबाया हूँ और दबाऊंगा, और उसके बाद बंद करते समय आप लोग देखते होंगे दोस्तों। तो मैं इसलिए खुश रहता हूँ कि मैं टीचर से रिटायर हूँ, कहीं इधर उधर जाता नहीं हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो काकोरी कांड भी का देख लिया आपने, मैनपुरी षड्यंत्र भी देख लिया, पंडित जी की फांसी देख ली, सबके देख लिए। तो ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, ये टोपी भी हम ऐसे नहीं लगाए हैं अंग्रेज, ये टोपी लगाने नहीं देते हमको, ये शर्ट भी पहनने को नहीं मिलता। इसलिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को देखें और शेयर भी करें, क्योंकि मैं एक भूतपूर्व सैनिक रहा हूं। जरा इस फौजी का भी भाई, मरने पर तो कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा, फलाने भैया तेरा नाम रहेगा, पर जिद्दे का भी थोड़ा सा लिहाज कर लो मेरे दोस्तों। मैं किसी और पर नहीं बना रहा हूँ, या तो महाभारत पर बनाया हूँ, या तो फॉरगेटिंग हीरो पर बना रहा हूँ। एक अध्यापक भी रहा हूँ, शिक्षक भी रहा हूँ। तो आप लोग जो इससे भी इज्जत हमारी कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। तो जो नए देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने वाले हैं लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और लोग भी देख सकें और हमारे वीर सपूतों के बारे में जान सके। मैं 10-12 फॉरगेटिंग हीरो पर बनाऊंगा, उसके बाद फिर आगे रामायण पर बनाऊंगा, और उसके बाद जो यही है। तो आप लोग जो है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और मैंने एक नया नया चैनल स्टार्ट किया है। यदि आपके घरों में बच्चों अंग्रेजी कम जानते हों, क्योंकि विदेशी भाषा है, तो इंग्लिश ग्रामर टोपी वाले नाम का एक चैनल मैंने बनाया है। उन बच्चों को कहिए कि इंग्लिश ग्रामर टोपी वाले को देखें और उससे ज्ञान प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। आप लोगों का सहयोग बहुत मिला है, अच्छा जा रहा है, और सहयोग कीजिए। मुझे खुशी होती है जब कोई गाता है या डांस होता है, तो जब तालियां बजती हैं तो आगे वाले को उत्साह बढ़ता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, गुड नाइट दोस्तों, थैंक यू।